हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टडी जीएस एजुकेशन। आज हम बात कर रहे हैं आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास किस किस तरीके से आगे बढ़ा और इसमें एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की क्या आवश्यकता पड़ी इसको बनाने में, और धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत क्या है, अधोमुखी निष्पंदन का सिद्धांत क्या है, प्राच्य आंगल विवाद क्या है, चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र क्या था, शिक्षा पर सरकारी प्रस्ताव किस किस तरीके से हुआ और भारत में वैज्ञानिक शिक्षा की क्या आवश्यकता पड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें कंपनी के शुरुआती चरण में, तो कंपनी ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के लिए कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई दी। उन्होंने 1668 में कंपनी के छावनियों में पादरियों को रखने और विश्वविद्यालय चलाने की आज्ञा प्रदान करी, और अनुस्मृति का जो अनुवाद किया था वो किया था जोन्स ने। भगवत गीता का जो अनुवाद किया था वो किया था विलिकिसन ने। वेदों का अनुवाद किया था मैक्स मुलर ने। और कलकत्ता मदरसे की जो स्थापना की थी वो की थी वारेन हेस्टिंग ने। वारेन हेस्टिंग ने 1781 में कलकत्ता मदरसे की स्थापना करी, और संस्कृत कॉलेज की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी जोनाथन डंकन ने। ये स्थापना की थी 1791 में। इन कॉलेजों का जो मुख्य उद्देश्य था वो यूरोपीय न्यायाधीशों की सहायता करने के लिए योग्य हिंदू जूरियों की स्थापना करना था। और इसी तरीके से ही रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना की थी वो की थी सर विलियम जोन्स ने 1784 में। और वारेन हेस्टिंग की सहायता से इन्होंने ये स्थापना की थी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की, सर विलियम जोन्स ने। और हिंदू कॉलेज की जो स्थापना की गई थी वो की थी राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर द्वारा। इन दोनों ने दूसरे के सहयोग से हिंदू कॉलेज की जो स्थापना की थी, ये जो स्थापना की गई थी ये की गई थी 1820 में इस कॉलेज की स्थापना की गई थी। और 1813 के एक्ट द्वारा 1 लाख रुपए का अनुदान जारी किया गया था साहित्य के विकास के लिए और उसके पुनरुत्थान के लिए। 1813 में 1 लाख रुपए गवर्नमेंट खर्च करने वाली थी शिक्षा के विकास में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है शिक्षा के माध्यम पर विवाद। शिक्षा के माध्यम को लेकर लगातार विद्वानों में विवाद चल रहा था, और ये विवाद ही दो गुटों में बट गया। एक जो गुट था प्राच्य विद्या समर्थक था, जिसका यह मानना था कि जो भारतीयों को जो शिक्षा प्रदान की जाएगी वो उनकी देशी भाषाओं में प्रदान की जाए। और एक समर्थक था आंग्ल शिक्षा समर्थक दल। इसका यह मानना था कि जो शिक्षा भारतीयों को प्राप्त की जाएगी वो अंग्रेजी भाषा में दी जानी चाहिए। लोक शिक्षा की सामान्य समिति के 10 सदस्य भारत में शिक्षा के माध्यम के विषय में दो गुटों में बट गए। और एक गुट था प्राच्य शिक्षा समर्थक दल, जिसमें प्रिंसिस और विल्सन इस गुट के सदस्य थे, और एक था आंग्ल शिक्षा समर्थक दल, जिस गुट के सदस्य मेकाले थे। प्राच्य शिक्षा समर्थक दलों का मानना था कि भारत में संस्कृत और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, और भारत में पाश्चात्य विज्ञान और ज्ञान का प्रसार उन्हीं की भाषाओं में होना चाहिए। एक और गुट जो मुंबई में सक्रिय था, जिसके नेता मुनरो और एल्फेंट ने पाश्चात्य शिक्षा को स्थानीय देशी भाषा में देने की वकालत की। तो एक और जो दूसरा दल था आंग्ल भाषा शिक्षा समर्थक, उसका यह मानना था कि यदि अंग्रेजी भाषा को माध्यम के रूप में अपनाया गया तो आने वाले 30 वर्षों में बंगाल में एक भी सभ्य वर्ग ऐसा नहीं होगा जो मूर्ति पूजा करता हो। इस विवाद को आगे बढ़ता देख तत्कालीन जनरल विलियम बेंटिंग ने अपने काउंसिलिंग के विधि सदस्य मैकाले को यह भार सौंपा कि वह शिक्षा के माध्यम पर विचार करें। मैकाले ने 1935 में अपना एक
स्मरणात्मक लेख या प्रकाशित किया। उसमें उन्होंने भारतीय शिक्षा और साहित्य की तीखी आलोचना की और आंग्ल भाषा और साहित्य की प्रशंसा की। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यूरोप की एक अच्छे पुस्तकालय की जो अलमारी है वहाँ का एक तख्ता और भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। अब 1835 में तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने मेकाले की जो ये व्यवस्था बनाई थी स्मरणार्थक लेख की, उसमें उन्होंने अंग्रेजी माध्यम स्वीकार कर लिया शिक्षा का। तो अब जितने भी शिक्षा दी जाने वाली थी भारत में, उसका माध्यम अंग्रेजी होने वाला था। अगर बात करें हम शिक्षा का अधोमुखी निष्पंदन सिद्धांत, इसके जो प्रवर्तक थे या जो इसकी जो स्थापना की थी वो की थी ऑकलैंड ने। ऑकलैंड ने इसकी स्थापना की थी। ये सिद्धांत कुछ इस तरह का काम करता था, जैसे इसमें सर्वप्रथम उच्च वर्ग को शिक्षा प्रदान की जाती थी और जो उच्च वर्ग के शिक्षा प्रदान करने के बाद जो निचला वर्ग था उससे छन कर यह शिक्षा निम्न वर्ग तक पहुंचने वाली थी। तो सर्वप्रथम उच्च वर्ग को शिक्षित किया जाए और इस वर्ग के शिक्षित होने के बाद छन कर जो शिक्षा का जो प्रभाव है वो जनसाधारण तक पहुंचा जाए। शिक्षा के अधोमुखी सिद्धांत का जो प्रवर्तन किया था वो ऑकलैंड ने किया था। वैसे मेकाले भी इस सिद्धांत पर कार्य कर रहा था, लेकिन सरकारी तौर पर ये सिद्धांत था यह ऑकलैंड ने प्रभावित किया था। असल में सरकार की यह योजना थी कि वह रंग एवं रक्त से भारतीय हो, परंतु अपने विचार और नैतिक मापदंड से पूर्ण तरीके से अंग्रेज हो। यह श्रेणी ऐसी हो जो कि सरकार और जनसाधारण के बीच दुभाषी के रूप में कार्य कर सके और इस प्रकार पाश्चात्य विज्ञान और साहित्य का जनसाधारण तक पहुंचाया जा सके। उसका यह प्रयास था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो हम इसी सिद्धांत को हम कहते हैं डाउनवर्ड इंटरफिल्ट्रेशन थ्योरी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच। चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है डलहौजी के काल में लाया गया था। चार्ल्स वुड डिस्पैच को ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इन्होंने शिक्षा का जो माध्यम है वो भारतीय भाषाएं हों और जो अंग्रेजी शिक्षा है उसका माध्यम जो है, और इन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रेसिडेंसी में लंदन विश्वविद्यालय के नमूने पर ही एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। तो इसी के द्वारा ही कलकत्ता, बम्बई और मदरसे में एक विश्वविद्यालय बनाया गया था। उन्होंने कहा कि जो शिक्षा पद्धति है उसके संचालन के लिए प्रत्येक प्रांत में एक विभाग खोला जाए और शिक्षा को पूर्ण तरीके से इस विभाग पर छोड़ दिया जाए, और उन्होंने शिक्षा सरकारी संसाधनों द्वारा दी जाए और इस खर्च को उठाने के लिए उन्होंने एक कर लगाने की बात कही। और इन्होंने कहा कि शिक्षा पद्धति पूर्ण तरीके से धर्मनिरपेक्ष हों और स्त्री शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता को भी इन्होंने महसूस किया। संस्कृत और अरबी की शिक्षा के लिए जितनी भी वर्तमान संस्थाएं चल रही थी उनको सही तरीके से चलाने की इसमें बात की गई थी। सो गाइस, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1882 में। इस कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार पर महत्वपूर्ण काम किया। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयासों को प्रोत्साहन देने के लिए व्यवस्था बनाने के लिए कहा था। इसमें इन्होंने विद्यार्थियों के शारीरिक और बौद्धिक दोनों प्रकार के विकास पर जोर दिया और इन्होंने सुझाव दिया था कि जो माध्यमिक जो शिक्षा है उसको 2 खंडों में बांटा जाए। जो पहला खंड है उसमें साहित्यिक खंड में विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए होंगे
और जो दूसरा खंड होगा वो होगा आपका व्यावहारिक शिक्षा के लिए। वो जो होगा वो होगा व्यावहारिक शिक्षा के लिए, और इसमें विद्यार्थियों के व्यावसायिक और व्यापारिक भविष्य निर्माण के लिए योजना बनाई जाएगी। इन्होंने प्राइमरी स्कूलों के निरीक्षण के लिए सरकारी अफसरों की नियुक्ति की बात की। और जो ये कमीशन जो बनाया गया था, ये बनाया गया था रिपन के काल में। तो रिपन का काल जो है कब है? 1882 में रिपन का काल है। और इन्होंने हंटर कमीशन ने अनुशंसा की कि सरकार द्वारा स्वीकृत कर विभिन्न स्कूलों की स्थापना भी की जानी चाहिए जो प्राथमिक शिक्षा पर केंद्रित हों। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है रेले कमीशन। रेले कमीशन की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1902 में, और ये जो काल था ये कर्जन का काल था। कर्जन के काल में रेले कमीशन की स्थापना की गई थी। लॉर्ड कर्जन भारतीय शिक्षा पद्धति पर पूर्णतः सरकारी नियंत्रण चाह रहे थे। उन्होंने शिक्षा विभाग में केंद्रीयकरण की नीति का अनुसरण किया था। उनका यह मानना था कि केंद्रीयकरण की नीति से ही शिक्षा विभाग में विकास हो सकता है, और इन्होंने विश्वविद्यालय के प्रशासन को पुनर्गठन करने के लिए भी योजना बनाई। इस कमीशन में कृषि शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा के विकास पर भी ध्यान दिया गया था। और इसी कमीशन में जमशेद जी टाटा ने मंगलौर की विज्ञान संस्था की स्थापना के लिए पर्याप्त धन खर्च किया था। और कृषि शिक्षा और पुरातत्व विभाग की भी स्थापना भी इसी रेले कमीशन के द्वारा की गई थी। और प्राचीन स्मारक और अभिलेख संस्करण अधिनियम को भी पारित इसी रेले कमीशन के द्वारा किया गया था। अगर हम बात करें प्राचीन स्मारक अभिलेख संरक्षण अधिनियम, तो ये जो बनाया गया था ये बनाया गया था 1904 में, और 1904 में ही विश्वविद्यालय अधिनियम भी स्थापित किया गया था, जिसमें विश्वविद्यालय के उपसदस्यों की संख्या 50 से कम और 100 से अधिक होनी चाहिए। और इसमें उनका जो कार्यकाल था वो 6 वर्ष निर्धारित किया गया था। और विश्वविद्यालयों को अध्ययन और शोध के लिए प्रोफेसर और लेक्चरों की नियुक्ति प्रदान की गई थी। और कॉलेज को विश्वविद्यालय से संबंधित करने का अधिकार सरकार ने अपने जिम्मे इस रेले कमीशन में ले लिया था। तो कुल मिलाकर यह जो कमीशन था ये पूर्ण तरीके से ही केंद्रीयकरण पर निर्धारित था। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1917 में। और इस स्थापना के पीछे जो उद्देश्य था वो ये था कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के विषय में जांच करने के उद्देश्य से इस कमीशन को नियुक्त किया गया था। और इस कमीशन को माध्यमिक, कॉलेज और विश्वविद्यालय की शिक्षा संबंधी जितनी भी समस्याएं थी उस पर जांच करने के लिए कहा गया। इसमें विश्वविद्यालय से अलग करके इंटर की जो कक्षाएं थी उनको माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं को हस्तांतरित किया गया था। मतलब अब जितनी भी इंटर की जो परीक्षाएं थी वो इंटर की जो शिक्षा पद्धति थी वो अब माध्यमिक शिक्षा के हाथ में चली गई थी। और कलकत्ता विश्वविद्यालय भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त होकर अब बंगाल सरकार के नियंत्रण में आ गया था। इसमें स्त्री शिक्षा पर भी काफ़ी ध्यान दिया गया था। और विश्वविद्यालय अब प्रांतों का हिस्सा हो गए थे, जो 1904 में केंद्रीयकरण के रुख जिसने करा था अब वो प्रांतों का हिस्सा हो गए थे। और स्कूलों तक जो शिक्षा का जो माध्यम था वो देशी माध्यम था, और उससे जो उच्च शिक्षा थी 10वीं क्लास से ऊपर की शिक्षा उसका माध्यम अंग्रेजी हो गया था। हाई स्कूल तक जितने भी अधिकांश जो विषय थे उनका माध्यम देशी था, और ऊंची कक्षाओं में अंग्रेजी उनका विषय स्थापित किया गया था। आर्थिक जो कठिनाई थी उनके कारण सैडलर कमीशन की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया था। नेक्स्ट जो योजना है हमारे पास वो है सार्जेंट योजना। इस योजना की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1940 में। यह ब्रिटिश शासनकाल की एक महत्वपूर्ण योजना थी। इसमें प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के जितने भी पक्ष थे सब पर प्रकाश डाला गया था। और यह ब्रिटिश काल की ऐसी पहली योजना थी जिसको पूरा करने के लिए एक निश्चित समय जो 40
वर्ष था और एक निश्चित धनराशि 313 करोड़ रुपए खर्च करने की इसमें बात कही गई थी। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी, उसमें ये थी कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो शिक्षा दी जाती थी वो बिल्कुल निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा थी। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे अब निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ग्रहण करने वाले थे। इसमें प्राइमरी शिक्षा के पश्चात केवल उन्हीं शिक्षकों या बालक या बालिकाओं को हाई स्कूल की शिक्षा दी जाएगी जो इस शिक्षा से लाभान्वित हो सकें। और देश में एक राष्ट्रीय नवयुवक आंदोलन भी चलाया गया था, जिसमें नवयुवकों को शारीरिक निर्माण और देश सेवा की शिक्षा दी जाने वाली थी। इसमें उच्च शिक्षा को 2 प्रकार की शिक्षा में बांटा गया था। पहले जो विषय था वो था विद्या विषय, और दूसरा जो विषय था वो था प्राविधिक और व्यावसायिक विषय। इस विषय में औद्योगिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया था और इसमें विषय परक शिक्षा पर ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट जो हमारे पास जो शिक्षा पद्धति थी वो थी वैज्ञानिक शिक्षा का भारत में किस किस तरीके से प्रसार हुआ। पहला जो प्रसार हुआ हमें दिखाई दे रहा है वो है कि इंडियन काउंसिल साइंटिफिक स्टडीज़ की जो स्थापना की थी वो स्थापना की गई थी 1876 में। 1876 में कलकत्ते में महेंद्र लाल सरकार ने इंडियन काउंसिल साइंटिफिक स्टडीज़ की स्थापना की थी कलकत्ते में। और डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस ने 1869 में वनस्पति विज्ञान में एक खोज की, जिसे ब्रिटिश के वैज्ञानिकों ने भी स्थापित किया था। और बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना की थी। बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की जो स्थापना की थी वो की गई थी 1911 में, इसकी स्थापना की गई थी। और 1930 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की भी स्थापना भारत सरकार के द्वारा की गई थी। इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1930 में। सो गाइस, ये तो रहा वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति किस प्रकार आगे बढ़ी। अगर हम ब्रीफ में बात करें तो ब्रीफ में महात्मा गांधी जी ने भी शिक्षा पद्धति पर विचार किया था। इनकी शिक्षा जो पद्धति थी वो वृद्धा शिक्षा योजना के नाम से हम जानते हैं। वृद्धा शिक्षा योजना के नाम से हम उसको जानते हैं। और जो ये चलाई गई थी 1937 में। महात्मा गांधी ने इस योजना को स्थापित किया था। इसके अंतर्गत बेसिक शिक्षा से निर्मित उत्पादों को विक्रय हेतु सरकार बाजार की व्यवस्था करने के लिए कहा गया था। इस शिक्षा को आगे चलकर 3 भागों में बांटा गया था, जिसको पूर्व बेसिक शिक्षा, उत्तर शिक्षा और वयस्क शिक्षा में विभाजित किया था। और इस शिक्षा का जो प्रारूप तैयार किया था डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। और इसमें 7 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात की गई थी। और 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों की जो शिक्षा थी वो बेसिक शिक्षा, उत्तर शिक्षा के अंतर्गत उन युवकों को शिक्षा दी जानी थी जिन्होंने बेसिक शिक्षा प्राप्त कर ली थी। और वयस्क शिक्षा के अंतर्गत सभी व्यवस्था में स्त्री और पुरुषों को शिक्षा दी जाने वाली थी। तो गाइस, ये तो थी शिक्षा का विकास ब्रिटिश भारत में किस किस तरीके से हुआ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इसी तरह की वीडियो से जुड़ने के लिए प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद।